ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल जिस वक्त बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हुई है उस वक्त तक जो है हमारे हमसाए में जो है वो अमन था। रात इजराइल ने ईरान पे हमला किया। और ये इस वक्त वहाँ पे जंग जो है जारी है। ईरान एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, सदियों से, हज़ारों साल से उनके हमारे एक ताल्लुकात हैं। कई 100 साल जो है हमारी और उनकी ज़बान भी मुश्तरक रही। एक ऐसे रिश्ते हैं ईरानियों के साथ जिनकी शायद मिसाल जो है वो तारीख़ में कम ही मिलती हो। जिस तरह इस वक्त इज़राइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की क़ुव्वत और लड़ने की एक जो होते हैं मोटिवेशन, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। इस वक्त लाज़म है कि कोई लीड ली जाए इस सिलसिले में, और मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ कि OIC का इजलास बुलाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इज़राइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। आप देखें सारी दुनिया के अंदर जो है इज़राइल जो जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह बच्चे वहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं, कहीं इस्लामी दुनिया में उस तरह आवाज़ नहीं उठ रही उसके ख़िलाफ़ जिस तरह जो है बाकी सारी दुनिया में, मगरबी दुनिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, फार ईस्ट में जो गैर इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी आवाम जो है एहतजाज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि गैर मुस्लिम जो हैं उनके ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के ज़मीर जाग नहीं रहे। हमने आज से चंद हफ्ते पहले हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया और हिंदुस्तान को बड़ी भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ी। ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो है हुक्मरान वहाँ के तजलील का शिकार हुए, बल्कि सारी दुनिया के सामने जो एक तिलिस्म था उनका, एक मैजिक जो था, एक ऑरा जो था, वो मिसमार हो गया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हमारे ऊपर और उसका वायद, वजह जो है वो हमारी अफवाज की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम का जो अज़्म था उसने ये चीज़ मुमकिन बनाई कि हम
अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को जो है हमने उनको मट्टी में रोल दिया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज को और पाकिस्तानी अवाम को और उनके बुलंद हौसलों को और उनके इत्तेहाद को, जिन्होंने ये चीज़ जो है मुमकिन बनाई, ये फतह मुमकिन बनाई अल्लाह ताला की मशीयत के बाद जो है। लेकिन कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। और इस सारी बात में जो है इजराइल अकेला नहीं है, उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की गई ईरान के साथ। और इस वक्त जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है विद यूनाइटेड स्टेट्स। कल एक 60 दिन का टाइम था, कल 61st डे था कल, और तवक्को थी कि मुलाकात जो है 2-3 रोज में हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पिछले चंद सालों में कोई ना कोई वहाँ पे पाकिस्तानी निजात या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहाँ पे गए और वो मीडिया ने उसको कवर किया। किस तरह गए, कौन उनको लेके गया, किसने उनको स्पॉन्सर किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सहूनी नज़रिया या सहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं, वो एक ऐसे मुल्क की जो है बुनियाद भी डालने चाहते हैं जिसमें तमाम नेशनैलिटीज़ या कौमें जो हैं या मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलके रह सकें। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा, मैंने ज़िक्र किया बुनियान मरसूस का। बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वाइद हासिल हुए, कौम का इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी
और 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे कि वज़ीर आज़म साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगें या टांगें कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा हैं कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया, उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो हुआ, फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बड़ा फख्र का मुकाम है कि मैं उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा। जिस तरह बुलंद हौसले ने, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी ना, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का और वज़ीर आज़म का भी हौसला देखा उस वक्त के, और इस वक्त भी मैंने हौसले देखे अपनी अफवाज के जो चीफ थे तीनों के, उनके हौसले देखे। उस रात जो है, आधी रात को ये फैसला हुआ कि हमने रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। फजर के बाद 2-2:30 बजे फिर इंडिया ने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया जो फैसला कुन था। किसी मरहले पे ये 10, 15, 20 रोज के अंदर जो भी मुद्दत गुजरी, कहीं पे किसी के ज़हन में जो है शायबा भी ना आया कि हमने कौमी वकार के ऊपर जो है वो समझौता करना है। शायबा भी ना आया। बड़े इंस्पायरिंग थे हमारी अफवाज के जो हौसले थे, बड़े इंस्पायरिंग थे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज थे वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, NH की लाया है जी, ये कमाल दिखाया ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स जो थे, ये हमारे बच्चों ने किए, हमारे जवानों ने किए, साइबर वॉरियर्स ने किए। हमें हमें जो है इस फतह के ऊपर जो है तमाम उम्र जो है ता क़यामत जो है फख्र होगा कि किस तरह ये जंग लड़ी गई और पूरी कौम जो है मुत्तहिद होके अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। एक पूरी नस्ल को जो है हमारी अफवाज की जो लीडरशिप है उसने इंस्पायर किया है। रियासत के अंदर एतमाद जो है वो कहीं नीचे था, वो आसमान को छू रहा है। जनाब स्पीकर, बजट के दिन है, फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर स्क्रैच से, मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना
ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वज़ीर ख़ज़ाना को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं। गो उनकी फैमिली जो है उसका उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल है। और मेरे सामने ये फिगर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ूं, कि -0.2% से हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो +2.7%। इट्स ए ह्यूज जंप कि आप माइनस से जो है 2.7 इज नॉट ए बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कहां से हम स्टार्ट हुए और कहां आज खड़े हैं। और बाकायदा सारी दुनिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे दूसरे जो पार्टनर्स हैं इकोनॉमिक इसमें पार्टनर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक एज फॉर द इकोनॉमी इज कंसर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 40% थी, आज मई 2025 में 3.5% मंथली जो है इन्फ्लेशन, एनुअल जो है 4.6%। ये एक लंबा सफर है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में और हमारा वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में हमने तय किया है। एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो है उसको बहाल किया है। आवाम को जो है कोई पूरी ठंडी हवा नहीं लग रही। आज भी जो है वी आर स्टिल इन क्राइसिस, बट वी आर मूविंग आउट ऑफ द क्राइसिस। देयर इज ए होप, और बड़ी स्ट्रांग होप है, बड़ी कवि जो है हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वील बी आउट ऑफ द वुड्स इन कमिंग मंथ्स और मे बी ए ईयर और 2 years जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ जीडीपी, और 2025 में करंट अकाउंट शोज ए सरप्लस ऑफ 1.2 बिलियन। यही ट्रेड डेफिसिट ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.11 बिलियन 0.6% ऑफ जीडीपी, 2025 में 0.7% ऑफ जीडीपी, अप टू 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। इसी तरह मुख्तलिफ जो इन्फ्लेशन के मतलब, इन्फ्लेशन है लेकिन कहाँ अशारिये थे इन्फ्लेशन के और आज कहाँ पे है। Inflation is expected to ease to around 8% in 2025 from an average of 23% in 2024. Sovereign credit rating जो है हमारी, Moody's had upgraded Pakistan sovereign credit rating to CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout. इसी तरह और बहुत सी चीजें हमारी, 1,25,000 पे स्टॉक मार्केट जो है परसों उसने टच किया, ये क्राइसिस की वजह से ड्रॉप आया है। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस जो है हमारी हुकूमती पॉलिसीज के अंदर। जनाब वाला आपको याद होगा, साउथ को भी याद होगा, अब इकोनॉमी के मुतल्लिक बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। आईएमएफ को किसने खत लिखे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आईएमएफ को खत लिखे थे कि हमें बेल आउट ना किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया जाए?
जनाब स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि कोई शख्स जो है पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई शख्स। ह्यूमंस आर डिस्पेंसिबल, वो आते हैं चले जाते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो इस वतन की है, इस मुल्क की है, इस कौम की है, क़यामत तक। इंसान डिस्पेंसिबल है। यहां पे बड़े बड़े आली मर्तबा जो है पैगंबर आए, जिनकी वजह से वजूद कायनात है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। इश्यूज नेशनल बनाएं, जरूर बनाएं। जहां पे हम फॉल्टर करते हैं हमारे इश्यूज बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन सारी सियासत का महवर एक शख्स बना देना, मैं समझता हूं कि जिससे ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये हुब्बुल शख्स है, कोई हुब्बुल किसी और का हुब है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता। मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे। पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादतें बदली। कहां से क़यादत शुरू हुई? बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क़यादत थी। पार्टी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है। किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क़यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें। पूरी कोशिश की गई। आज 1.25 साल हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं रही, पीछे तबले सरंगी बजाने वाले भी नहीं उस राग के रहे, और उससे बेसुरे हो गए, सारे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे। जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले, यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया
कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए? उनमें तेल था या पानी था, क्या था? पूछा तो जाता इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे सा। वो गोले थे, बारूद था, मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था, आज भी फुली इक्विप्ड है, और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो सारे इक्विप्ड हैं। ना किसी तेल की कमी है, ना किसी बारूद की कमी है। जो ये ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब इनके मिस्मार हो गए, बलिया मेट हो गए, मट्टी में मिल गए। ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते। और फिर सीसा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया को। अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां फलां फलां, आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हें जुतियां तो असी भी नहीं मारियां ही। उन्होंने जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको। हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फॉर 2 years। पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो TTP है या BLA है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन आप जब हल ढूंढें और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो
तो जनाब स्पीकर, वो तो हमारे अज़ली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, या कहीं भी है। पाकिस्तान की वादत जो है वो हमारा मतमय नज़र, हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोज़ाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफ़र करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें, और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई हैं ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं, बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजो कारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी, जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हम एक एक चप्पे का इस वतन अजीज की मट्टी का दफा करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो खून से दफा कर रहे हैं। आप हौसले देखें, जब मैयतें आती हैं शोहदा की, उनके हौसले देखें, उनके वालदैन के, उनके अजीजो कारब के हौसले देखें। और मैं फिर फ़लस्तीनियों की बात करता हूँ, फ़लस्तीनियों के हौसले देखें। वो परसों एक माँ जो है अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, पैरामेडिक था, उसकी मैयत से लिपट के कह रही थी कि मेरे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुम पे फ़ख्र है कि तुमने क़यामत के दिन जो है मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया। कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं, एक शख्स की पूजा से नहीं बनती, और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या है। नहीं, अकेले अकेले पूछना, पब्लिकली नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने जी नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाहिश साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी। और चौधरी साहब, उन्होंने कड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहने नाल, या ते शर्म आनी है ना ते फिर ते तुसीं गल करो जी। चौधरी साहब प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। लोग ने इन्हां नूं शर्म ही आनी जी जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है। अब मेरा पैर जो है पूशल पे आ गया है, तो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूँ। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह ये बजट के दिन है, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है।
मैं 2-3 ही आपको फिगर, सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नुशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया है। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को वहां पे चले जाए पोर्ट, आप इतनी होशरुबा दास्ताने मत सुनेंगे, वहां पे जो अप्रेजर जो हैं उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं, उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैस साहब को सबका पता है। अब वो लोग जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरे का पूरा आजाद कश्मीर का जो है इलेक्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है उनके दोबारा वहां पे हाइड आउट्स आ जाए जहां पे जाली सिगरेट बनते हैं। ये मैं उन सिगरेटों की नहीं बात कर रहा जो इंपोर्ट होते हैं, या मेरा मतलब है कोई डन हिल है, ये है वो है, वो जो बाहर से आता है पूरा पूरा कंटेनर निकल जाता है। ये यहां पे हर महीने उसका नया नाम रखा जाता है उन सिगरेटों का, और हमारी सियासत के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बरादरी में बहुत लोग उनके आगे बिके हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाइना से हमारी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लॉस है हमारा। वहां पे हमारे लोग जो है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपनी कीमत की कंपनियां बनाई हुई हैं, वहां से बाय करते हैं, चाइना से बाय करते हैं, वहां लोकली बाय करके एक्सपोर्ट जो है उनकी अपनी कंपनी करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स बना के, और उसके ऊपर जो है हजारों अरब ड्यूटी जो है वो उसका लॉस होता है। आप अपने मुल्क को सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ईमानदारी की जो है ना वो भी तरौंका ला दो जाएगा, आप सॉल्वेंट हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर सॉल्वेंट हो जाएंगे अगर यहाँ पे ड्यूटी जो है। और उसका फायदा क्या होगा कि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि चोरों की जेबों से आप पैसा निकालेंगे जिससे लेकिन आप चोरों की जेबों से अभी उस तरह पैसा नहीं जिस तरह निकलना चाहिए, ताकि वो आम आदमी पे खर्च हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, उसकी तनख्वाह बढ़ सके, महंगाई कम हो सके। आप हिसाब लगाएं, औकाफ की दुकान जो है या बल्दियाती इदारों की दुकान जो है, पंजाब की मैं बात करता हूं, 5,000 रुपया किराया, 6,000 रुपया किराया। साथ वाली दुकान जो प्राइवेट है 50,000 रुपया किराया। 60,000 दुकान है बल्दियात की पंजाब के अंदर। इसी तरह औकाफ की दुकानें हैं, कोई वाली वारिस ही कोई नहीं है। पंजाबी में जिसे कहते हैं अन्नी पई थी। और ये आज से नहीं, कई दहाइयों से सिलसिला जारी है। ये सारे पंजाबी में कहते हैं सारे ओले के कारोबार ने, लोगों को पता ही नहीं कहां पे वारदात हो रही है, और लोग जो है अरबपति और आप देखें बैतुल माल के ऊपर, फिर ज़कात के ऊपर, ये इस तरह सारे जो है BISP जो है, एक एक घर के 45 लोग जो है वो BISP वसूल कर रहे हैं। और अच्छे खाते पीते लोग जो है वो BISP के कार्ड बनाए हुए हैं।
ये चीज जो है जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे हम, द मनी इज देयर, ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, द मनी इज देयर, वी जस्ट हैव टू कलेक्ट इट। आप बैठे थे पीएससी में, जब वो कौन से चेयरमैन, इशफाक साहब थे मेरा चेयरमैन, उन्होंने आपके सामने कन्फेस किया था कि $3 अरब की जो है इंपोर्ट की में ड्यूटी में जो है वो घपला है चाइना से जो इंपोर्ट होती है। आप गवाह हैं इस बात के। $3 अरब। आप बहस करवा लें किसी दिन इस सारे टॉपिक के ऊपर कि हमारे यहाँ पे जो है रेवेन्यू किस तरह चोरी होता है, या स्टेट के जो रिसोर्सेज जो हैं उनको किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, फ्रॉम विद इन ठीक हो जाएगी। आपको फ्रॉम विदाउट IMF या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें करप्शन के खिलाफ, रेवेन्यू लीकेज के खिलाफ भी बुनियादी महसूस की जरूरत है, उसके खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। ये लोग जो 2-2, 3-3 नस्लों से जो है टोबैको की मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली है, चोरी के ऊपर मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये है, टायरों पे है, स्टील पे है, एक लामतनहाई सिलसिला है। मैं फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता था, मैं आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द प्लेसेस और the sectors where there is massive leakage। हमारे FBR के चेयरमैन जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुझे उनका एक्सपीरियंस है, इज एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। हिमालयन जो है वो चाहिए, एफर्ट चाहिए इस मुल्क में जो है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और वेस्ट को रोकने के लिए। हमें थ्रेट है कि इंडिया पानी बंद कर देगा। मैं चिनाब के पास रहता हूँ। चिनाब जहाँ से दाखिल होता है पाकिस्तान की सरहद में, मैं वहाँ से कोई, मेरा शहर जो है वो 20-22 किलोमीटर है। एक दिन जो है वो 35,000 क्यूसेक पानी आ जाता है, दूसरे दिन जो है वो 5,000 आता है, 3,000 आता है। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने छुट्टी के दिन जो है प्रोग्राम बनाया होता है नहर पे जाने के लिए, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ। और ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव टू बिल्ड रेजर्वॉयर्स। हमें पानी की वेस्टेज जो है रोकने की जरूरत है। यहाँ पे 10 मिनट्स जो है सारे चैनल्स के ऊपर बाइंडिंग है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की जो है एड्स दें, नहीं देते। जब तक वो नोट, मेरा मुनु नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ, उस पे अमल करते हैं सारे। नहीं, साफी के जड़े कहने समान तो आए थे साढ़े वड्डे मंगल दे बंदे है ने, जो जिड्डे भैड़े चंगे असी हैं उन्डे भैड़े चंगे हो जी। साफी जड़े जी। जनाब स्पीकर, मैंने कोशिश की है। कल कहा गया था कि 2 करोड़ बेरोजगार हैं। 1 करोड़ तो जो नौकरियां इन्होंने दी वो बेरोजगार में शामिल हुए हैं। अगर ये नौकरी दे देती हो सकता है ये 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ हमारे जिम्मे लगती। मैं सर याददाश्त के तौर पे वो माल है जी। मिर्जा इख्तियार बेग साहब।